कहानी का ये 22वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। मुग्धा की सगाई के साथ ही सुदूर मुंबई में एक और सगाई भी हो रही थी, जो कि धारा और कुणाल की थी। डॉक्टर मृदुल के लगातार आग्रह, दबाव और उनकी खराब सेहत देखकर धारा बहुत अधिक विरोध नहीं कर सकी और उसने उनकी इच्छा के आगे अपना सिर झुका दिया। उससे पहले कई बार उसकी कुणाल से बात हो चुकी थी। अपने अभिभावक डॉक्टर मितुल की बात रखने के लिए वो सगाई तो कर रही है, लेकिन ये केवल नाम की ही होगी। उसने कुणाल से वादा लिया था कि वो कभी भी उस पर अधिकार नहीं जताएगा। वो ये सगाई केवल डॉक्टर मितुल की तसल्ली के लिए कर रही है और इससे ज्यादा उसके लिए ये सगाई मायने नहीं रखती। कुछ दिनों से डॉक्टर मृदुल बात बात पर भावुक हो जा रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि वो इन दोनों भाई बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि भानु अच्छी तरह पढ़ रहा था और धारा भी अपना एमबीए कंप्लीट करने ही वाली थी। फिर भी पता नहीं क्यों वो इतना बेचैन हो उठे थे कि किसी तरह समझने को तैयार ही नहीं थे। उनके कहने पर वो शायद मना भी कर देती, लेकिन डॉक्टर मितुल ने जब उसके आगे हाथ जोड़ दिए और उससे अपनी बात मनवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे तो वो मना नहीं कर सकी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ गोस्वामी दादा, अभी बहुत काम पड़ा है। डॉक्टर मितुल बिल्कुल बेसब्र हो रहे थे। अरे आपको पता है ना, मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, धीरे धीरे ही काम कर पाऊंगा, इतनी जल्दी मत मचाओ, गोस्वामी दादा बोले। डॉक्टर मितुल हंसकर बोले, अरे बूढ़े हो तुम्हारे दुश्मन, तुम अभी कैसे बूढ़े हो गए? मुझसे कितने छोटे तो हो? गोस्वामी दादा बोले, कितना छोटा हूँ? ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल। कितनी फुर्ती से काम कर पाऊंगा? डॉक्टर मिथुन बोले, तो अपनी मदद के लिए किसी को बुला लेते, मेहमान पहुंचने वाले होंगे। जानकी भी नहीं आ पाई, नहीं तो तुम्हारे साथ काम करवा लेती। अरे इतने उतावले मत हो डॉक्टर साहब, सब हो जाएगा, कहकर गोस्वामी दादा ने हाथ में पकड़ा सामान एक तरफ रखा और उसे तरतीब से लगाने लगे। धारा और भानु तैयार हो गए। वो फिर बेचैन होकर बोल पड़े, अरे सब हो जाएगा, बस आप अपनी तबीयत का ध्यान रखें। ज्यादा बेसब्री के चक्कर में अपनी तबीयत मत खराब कर लेना, आराम से बैठे रहिए, गोस्वामी दादा ने समझाते हुए कहा। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं जरा भानु को देख लूं, कहकर वो उठकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए। सगाई की तैयारी के साथ ही उन्होंने धारा से कहा था कि अगर वो चाहे तो अपने मामा मामी को भी बुला ले, लेकिन धारा ने मना कर दिया। जो लोग उसके दुखों में कभी साथ नहीं रहे, उन्हें इस अवसर पर बुलाने का उसका जरा भी मन नहीं था। दीदी, ऊपर से ये चुन्नी डाल दे, बहुत ही सादी सी साड़ी पहनी है धारा ने। कुणाल की काकी ने अपने हाथ में पकड़ी सुंदर सी लाल रंग की चुनरी दिखाते हुए अपनी जिठानी से पूछा। कुणाल की मां ने सहमति में सिर हिला दिया और धारा, वो तो लगता था मुंह सिले हुए बैठी है, और वो तो जैसे वहां होकर भी वहां नहीं थी। बस घर के ही लोग थे। केवल डॉक्टर विकास की एक बड़ी बहन ही अपने वृद्ध पति के साथ और आई थी। वो सफेद सन से बालों में सिंदूर और माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगाए हुए बहुत गरिमा में लग रही थी। धारा बहुत उदास थी। उसने डॉक्टर मिथुन को बहुत मनाना चाहा था, हर चंद कोशिश की, लेकिन उनके प्यार भरे आग्रह को ठुकरा ना सकी। डॉक्टर साहब को तो पता था कि अरिजीत की शादी हो चुकी है, चाहे वो कैसे भी हुई हो, तो धारा को वो एक मर्द मरीचिका के पीछे इस तरह जिंदगी बर्बाद करते नहीं देखना चाहते थे। फिर कुणाल जैसा सुहृदय सुयोग्य जीवन साथी मिलना आसान नहीं था। उसका परिवार भी जाना समझा और समझदार था। धारा के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कुणाल की माँ उसके प्रति लगाव और गहरी सहानुभूति रखती थी। धारा को तैयार करने के लिए उन्होंने सैलून में जाने का भी कहा था, लेकिन धारा ने मना कर दिया। जिस समय कुणाल की उंगली पकड़कर उसने उसे अंगूठी पहनाई, धारा की आंखें छलछलाई। उसके चेहरे पर बहते हुए आंसू देखकर सब लोग यही समझ रहे थे कि वो इस खुशी के अवसर पर अपने माँ और बाबा को याद करके भावुक हो उठी है। लेकिन डॉक्टर मितुल और कुणाल दोनों को समझ में आ रहा था कि अपने जन्मदाताओं की स्मृति के साथ उन आंसुओं में अरिजीत से बिछड़न का दर्द भी शामिल है।
धारा कुणाल को बता ही चुकी थी कि उसके जीवन में अरिजीत की क्या जगह है और डॉक्टर मिथुन को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखों से अरिजीत का धारा के लिए गहरा प्यार और उससे दूर जाने की तड़प देखी थी। बहुत हल्की, अपने रंग से मिलती जुलती गुलाबी साड़ी पहने धारा के सिर पर मोतियों और रेशम के धागे से काढ़ी गई चुनरी डालते ही उसका मोहक मुखड़ा एक नई आभा से जगमगाने लगा। उसकी गीली आंखों में आज पहली बार काजल लगा था, जो आंसुओं के चलते हल्का सा फैल गया था, जिसकी वजह से उसकी आंखें और बड़ी लग रही थी। लरजते कांपते होंठ अपनी प्राकृतिक लालिमा से ही लाल थे। शुभी काकी ने मना करते करते उसकी लंबी सी चोटी पर बेले के फूलों की कशी लपेट दिए थे। भानु भी खुशी और गम के मिले जुले भावों के बीच थोड़ी दूर खड़ा धारा को निहार रहा था। एक तरफ दीदी को ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मन में दबी हुई टीस भी थी। काश आज उसकी माँ होती तो कितनी खुश होती। अम्मा तो कब से धारा के वागदान के सपने देखा करती थी। भानु को वक्त ने बहुत कम उम्र में ही समझदार बना दिया था। अब वो बहुत सी बातें समझ गया था। डॉक्टर साहब ने उन लोगों के लिए जो किया है, उसे सोचकर ही उसका मन उनके प्रति आदर से भर जाता था। उनके लिए भानु बहुत कुछ सोचता था, लेकिन अभी उसकी उम्र बहुत कम थी। फिर भी वो जल्दी जल्दी आत्मनिर्भर होना चाहता था। तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी विचार श्रृंखला टूट गई। धारा के हाथ में अंगूठी पड़ते ही सब लोग ताली बजाने लगे थे। भानु भी होठों पर मुस्कान लिए ताली बजाने लगा। धारा ने आंखों के इशारे से उसे अपने पास बुलाया और गले से लगा लिया। उसका दिल भर आया। उसकी माँ हमेशा उसके अच्छे भविष्य के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन आज जब वो पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है, तो न तो माँ है और न ही उनको देखकर खुश होने वाली अम्मा ही बची है। धारा, कुछ खा लो। कुणाल पास आकर बैठ गया तो धारा संकोच से भर उठी। सगाई की सहमति देते समय उसने ये नहीं सोचा था कि अब वो कुणाल से दूर दूर नहीं भाग सकेगी। कुणाल भी फौरन उसके मन की बात समझ गया, इसलिए कुछ खाने को लाता हूँ कहता हुआ उसके पास से उठ गया। धारा अनमनी सी सिर झुकाए बैठी रही। तभी कुणाल की काकी शुभी आई और बोली, तुम कुणाल की बुआ जी से मिली? धारा ने नाम में सिर हिला दिया। आओ मिलवाती हूँ, बहुत अच्छी है वो, कुणाल से तो बहुत प्यार करती है। शुभी काकी उसे उठाकर सफेद बालों वाली उन सुंदर सी महिला के पास ले गई। धारा धीमे कदमों से उनके पीछे चल दी। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। धारा को आपसे मिलाने लाई हूँ, शुभी काकी कहकर मुस्कुरा दी। कुणाल की बड़ी बुआ है ये, प्रेमा माँ। इधर आओ। उन्होंने हाथ से अपने पास बैठने का इशारा किया। क्या नाम है तुम्हारा? धारा। अभी शुभी काकी ये कहने ही वाली थी कि उसे बांग्ला नहीं आती कि धारा ने मुस्कुराते हुए बोल दिया, तुम्हारी ऐसी खूब हालो, खाना खाया? उन्होंने उसे प्यार से देखते हुए पूछ लिया। अभी धारा कोई जवाब देती कि कुणाल उसे अपनी बड़ी बुआ के पास बैठा देखकर प्लेट संभाले वहीं आ गया। तुम लोग किसी जगह बैठकर ढंग से खाना खा लो, शुभी काकी ने उनसे कहा। आ जाओ धारा। कुणाल हाथ में प्लेट पकड़े डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। धारा भी काकी माँ का इशारा देखकर उसके पीछे चली आई। मैं भानु के साथ खा लूंगी। अपने सामने रखी प्लेट देखते हुए धारा ने कहा, अरे तुम बैठो, मैं भानु को यहीं लेकर आता हूँ। कुणाल ने सहज स्वर में कहा और प्लेट वहीं रखकर भानु को बुलाने चला गया। दूर बैठी कुणाल की बुआ जी अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आज कुणाल की माँ बहुत व्यस्त थी। वो तो आगे विवाह में और क्या क्या होना चाहिए ये अपने पंडित जी से पूछने में लगी हुई थी। धारा ने अपने प्लेट पर नजर डाली। उसकी और कुणाल की प्लेट पूरी तरह शाकाहारी थी, बल्कि आज तो सब कुछ शाकाहारी ही बना था। ये सब पूजा की वजह से था या कुणाल ने पिछली बार के वाकये की वजह से करवाया था, उसे पता नहीं था। भानु का हाथ थामे कुणाल मुस्कुराता हुआ बातें करते हुए चले आ रहा था। धारा के दिल को बहुत सुकून सा महसूस हुआ। डॉक्टर मृदुल का संतुष्ट भाव से हंसना और भानु का खुश खुश चेहरा देखकर उसके मन की बेचैनी काफी हद तक कम हो गई थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि वो उसके गिने चुने अपनों को हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। इधर मून पैलेस में धारा ने अपना फोन उठाया तो उसमें कई मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। कबीर ने उसे 3-4 बार कॉल की थी और एक कॉल
उसकी दोस्त कृतिका की भी थी। उसने पहले कृतिका को ही फोन मिला लिया। हेलो मैडम, कहाँ गायब हो? फोन ही नहीं उठाती हो? कृतिका ने शिकायत भरे स्वर में कहा। फोन चार्जिंग पर लगा हुआ था और मैं मॉम के पास बैठी थी। मुग्धा ने बहाना बना दिया। ओह अच्छा, मैंने तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने के लिए फोन किया है। कौन सी गुड न्यूज़? मुग्धा ने थकी हुई आवाज में कहा। क्या बात है मुग्धा, तुम ठीक तो हो? उसने चिंतित होकर पूछा। तो मुग्धा बोली, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, बस थोड़ा थकी हुई हूँ। क्या बता रही थी वो बताओ? मुग्धा ने अपने को संभाल लिया। कृतिका बोली, हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हम दोनों ने जो फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था उसका रिजल्ट आ गया है। देखा तुमने? मुग्धा बोली, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। हम दोनों का ही नाम है लिस्ट में और हमारे साथ के 3 लड़के भी सिलेक्ट हुए हैं। वह खुशी से झूमती हुई बोली। मुग्धा ने पूछा, 3 लड़के कौन कौन है? मुग्धा के स्वर में उत्साह का सर्वथा अभाव था। कृतिका उसकी ऐसी उदास सी आवाज सुनकर बोली, अरे तुम्हें खुशी नहीं हुई? इतनी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मिली है हमें और तुम कैसे ठीली आवाज में बात कर रही हो? कृतिका बहुत ही खुश थी। मैं तो शायद जा नहीं पाऊंगी, मुग्धा ने धीमी आवाज में कहा। क्या कह रही हो मुग्धा? स्टूडेंट्स सपने देखते हैं ऐसे शानदार उपलब्धि के लिए, तुम्हें तो यूं ही मिल रही है। पूरे 1 साल हमारे सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट उठाएगी और फॉरेन कंट्री में पढ़ने का अवसर है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो उत्तेजित होकर बोली। तो मुग्धा बोली, मैं सच में नहीं जा सकती कृतिका। वो बोली तो गला रोंद गया। कृतिका घबरा कर बोली, क्या हो गया, कुछ तो बोल। अगर अंकल आंटी को ऑब्जेक्शन हो तो मैं सर से बात करवाऊं उनकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं है और पता चला तो मना नहीं करेंगे, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगी। लेकिन क्यों मुग्धा, ऐसा गोल्डन चांस कौन छोड़ता है? वह परेशान होकर बोली, मैं तो जरूर जाऊंगी। वैसे तो मम्मी पापा इतने पैसे खर्च करके शायद ही भेज दे, बस सारे खर्च जब गवर्नमेंट उठाएगी तो उन्हें भी क्या एतराज होगा? मुग्धा बोली। कृतिका, मैं तुझसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, ओके? उसने आगे कुछ सुने बिना फोन काट दिया। कैसे जा सकती है वो सब लोगों को छोड़कर? अरिजीत भैया अगर ठीक होते तो वो 2 मिनट नहीं लगाती अपने लिए डिसीजन लेने में, लेकिन उनके इस मुश्किल समय में कैसे कहीं चली जाए? मॉम डैड तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। थोड़ी देर वो ऐसे ही खामोश सी बैठी रही, फिर उसने कबीर को फोन मिला लिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कबीर को अपनी स्कॉलरशिप के बारे में बताया। कबीर ने भी उससे यही कहा कि उसे इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहिए। उसने कहा कि कम से कम एक बार उसे अपने पेरेंट्स को बताकर देखना चाहिए कि वो लोग क्या कहते हैं। हालांकि वो भी समझता था कि इन परिस्थितियों में मुग्धा का 1 साल तक घर से दूर रहना संभव नहीं होगा। मुग्धा को पता था कि वो अगर डैड को बताएंगी तो वो भी उसे ऐसा अवसर छोड़ने को मना ही करेंगे। फिर वो भी उन्हें बताना नहीं चाहती है क्योंकि अरिजीत को अकेले संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल होता और डैड तो अकेले अपना इतना बड़ा कारोबार संभाल रहे थे, वो घर की देखभाल कैसे कर पाते? इधर एक दिन कुणाल बहुत देर से बातें कर रहा था। बीच में धारा हाँ हूं कर रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। सुन तो रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसने उसका अनमनापन महसूस कर लिया था। हाँ हाँ सुन रही हूँ। वो सजग हो गई। अब 2-3 महीने में तुम्हारा एमबीए पूरा हो जाएगा, फिर जल्द ही तुम मेरी आंखों के सामने होंगी, वो प्यार भरे स्वर में बोला। पहले तो दादा के पास जाऊंगी, उसने फौरन प्रतिरोध किया। हाँ तो क्या, काम बहुत तेजी से चल रहा है, स्ट्रक्चर लगभग खड़ा हो चुका है, तुम्हारा नर्सिंग होम और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो भावुक होते हुए बोला। क्या नाम रखेंगे अपने नर्सिंग होम का? धारा ने बात बदल दी। कुणाल बोला, धारा केयर, सब कुछ तुम्हारी देख रेख में ही तो होगा। धारा चुप हो गई। अच्छा नहीं लगा? कुणाल फौरन भाप गया। माँ के नाम पर रखिए ना, धारा ने कठिन स्वर में कहा। कुणाल धारा से बातें करते समय धीर गंभीर युवक के बजाय भावुक प्यार में पड़ा हुआ प्रेमी बन जाता था। पता नहीं कितनी बातें करता रहता था। कभी कभी धारा का मन ये सोचकर कांप जाता कि इस रिश्ते का क्या भविष्य होगा। इतना आगे बढ़ने के बाद वो कैसे पैर पीछे खींच पाएगी? कुणाल की भावुकता भरी बातें, उसके बारे में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना उसे सोचने पर मजबूर कर देता।
यही नहीं, उसका परिवार भी बिना किसी पूर्वाग्रह के जिस तरह उसको और भानु को प्यार से ट्रीट करते थे, वो उसके दिल को छू लेता था। कई बार उसका अपना ही दिल उसकी मरम्मत करने लगता कि क्या इस तरह कुणाल के दिल से खेलना ठीक है। उसके और उसके परिवार के निश्चल प्यार के बदले में वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते। धारा वापस अपने कॉलेज लौट गई थी। आजकल वो बहुत चुप चुप रहने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसने दादा की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उन्होंने अगर विवाह का दबाव डाला तो क्या वो ऐसे ही विवाह के लिए भी तैयार हो जाएगी। इसी उलझन में उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। कई बार उसका मन करता कि एक बार फिर अरिजीत के शहर चली जाए और अरिजीत को दूर से ही सुखी देख कर लौट आए। चाहे भले ही वो उसके सामने ना पड़े, लेकिन उसको देखकर उसके बेचैन दिल को सुकून आ जाएगा। उसका सुखमय जीवन देखकर ही वो खुश हो लेगी कि वो चाहे कैसे भी रहे, कम से कम वो तो खुश है। तब शायद उसे भी निर्णय लेने में आसानी हो जाए। कुणाल के फोन उसी तरह आते रहते थे। अक्सर वो सुनती रहती थी। अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं होता था उसे। और कुणाल तो अपने झूठे भ्रम में भी खुश था। आजकल कुणाल पूरी मेहनत से नर्सिंग होम बनाने के अपने सपने में जुटा हुआ था। वो चाह रहा था कि जब तक धारा का एमबीए पूरा हो, उसका नर्सिंग होम तैयार हो जाए। मुंबई में तो जगह बहुत महंगी थी। उसके बाबा का कोलाड में बहुत पहले लिया गया एक प्लॉट था। इसीलिए उसने मुंबई से करीब 125 किलोमीटर दूर कोलाड नाम की जगह पर ही अपना हॉस्पिटल खोलने का निश्चय किया। कोलाड बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरपूर था। ये एक टूरिस्ट प्लेस भी था, जिसकी वजह से बहुत से टूरिस्ट भी वहां आते रहते थे। डॉक्टर मृदुल आजकल बहुत खुश रहते थे। उन्हें कुणाल और अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था कि वो लोग उनके बाद धारा और भानु का पूरा ख्याल रखेंगे। नियति भी क्या खेल खेलती है, ये इंसान को समझना मुश्किल हो जाता है। जहां कोलाड में कुणाल अपना नर्सिंग होम बना रहा था, कबीर सिंह का घर उससे कुछ ही दूरी पर था। यक्षतः इसका परस्पर कोई संबंध नहीं था, लेकिन आगे भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है, ये कोई नहीं जानता। न तो अरिजीत कुणाल को जानता था, न ही कुणाल कबीर से परिचित था। फिर भी कहीं न कहीं नियति ने उन दोनों को एक जगह क्यों ला दिया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इधर पवित्रा जी को किसी तरह भी चैन नहीं मिल रहा था। अरिजीत की दशा देखती तो उन्हें अपना इमोशनल ब्लैकमेल याद आता। क्या क्या नहीं किया उन्होंने अरिजीत को मजबूर कर रिया से शादी करवाने के लिए। अरिजीत केशव की भांजे से दूर करने के लिए उन्होंने सारी सीमाएं पार कर ली थी। आज अरिजीत की खराब दशा में कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलतियां समझ में आती थी। काश उन्होंने अरिजीत का कहना मान लिया होता। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो लड़की मून पैलेस में ना आई होती। उसकी वजह से अरिजीत कितना बदल गया था। उनकी बातें भी मानने से इनकार करने लगा था। ठीक है कि रिया और अरिजीत का नेचर एक दूसरे से अलग था, लेकिन अगर धारा बीच में नहीं होती तो अरिजीत भी जैसे होता अपना रिश्ता निभाने की कोशिश करता और रिया भी खुश रहती। लेकिन क्या वाकई रिया इस वजह से गई है कि अरिजीत उसका ध्यान नहीं रखता था। रिया के लिए उन्होंने कितना किया था। अपने स्वभाव के विपरीत उसे मून पैलेस में जैसा चाहे वैसा करने की छूट दे दी थी। अरिजीत को ही बार बार दोष दिया कि वो अपनी पत्नी का ध्यान रखे, लेकिन उसने क्या किया। अरिजीत की इतनी परेशानी के समय में चुपचाप सब कुछ छोड़कर चली गई। काश उन्होंने इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लिया होता। मॉम, अंधेरे में क्यों बैठी हैं? रूपाली कहाँ है? मुग्धा पवित्रा जी के कमरे में आई तो उन्हें अकेले में सोच में गुम देख कर बोल पड़ी। कुछ नहीं बेटा, यूं ही कुछ सोच रही थी। तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? सो रहे थे, अभी उन्हीं के रूम से आ रही हूँ। मुग्धा ने सामने पड़े बड़े बड़े कर्टन्स हटा दिए। शाम हो रही है, इस समय क्यों सो रहा है? उठा दो उसे। रूपाली से कहती हूँ कि कुछ फल या जूस दे दे उसे। उन्होंने मुग्धा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। जब उठे होते हैं तो बस कॉफी चाहिए उन्हें, भूख तो लगती ही नहीं। इतनी ज्यादा कैफीन नुकसान भी करेगी, मुग्धा ने उदास स्वर में कहा। तो पवित्रा जी ने पूछा, तुम्हारे बाबा का फोन तो नहीं आया? मुग्धा बोली, नहीं, कोई फोन करना होता तो आपके ही फोन पर करेंगे। वैसे भी अब तो आने वाले होंगे। बेटा वो बेल दबा दो, रूपाली से कहना नीचे लॉन में ही सब अरेंज कर दे। आज बाहर कैसे बादल से झुके हुए हैं, अच्छा मौसम हो रहा है। तुम जाओ, अरिजीत को नीचे ही ले आओ।
सबके साथ बैठेगा तो उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। जी मॉम। मुग्धा ने गहरी सांस ली और बेड के किनारे लगी बेल का बटन दबा दिया। किचन में घंटी बजी तो नितिन ने सब्जी साफ करती रूपाली को ऊपर जाने को कहा। रूपाली ने जल्दी से हाथ का काम छोड़कर हाथ धोए और जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगी। इधर एक दिन कुणाल ने धारा को वीडियो कॉल किया। धारा, कैसा लगा तुम्हें? कुणाल का उत्साह चरम पर था। नर्सिंग होम की बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी और वो वीडियो कॉल के जरिए उसे दिखा रहा था। अच्छा है। धारा धीमे से मुस्कुराई तो कुणाल बोला, 3 फ्लोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। हमने बहुत सारे फूल और फलों के पेड़ों के लिए भी जगह छोड़ी है। तुम्हें और भानु को हरियाली बहुत पसंद है ना? आपने घर पर सबको दिखाया क्या? धारा ने बात बदल दी। कुणाल की भावुकता भरी बातों से उसे उलझन होने लगती थी और उसके लिए और भी बुरा लगने लगता था। हाँ, बीच बीच में काकू और बाबा कई बार आए हैं। माँ और काकी ने भी देखा है, लेकिन बनने के बाद सबसे पहले तुम ही देख रही हो। अभी तो काफी काम बाकी है, लेकिन शुरुआत की जा सकती है। बस तुम अपने फाइनल से निमट कर इधर ही आ जाना, फिर तुम पर सब कुछ छोड़कर मैं निश्चित हो जाऊंगा। वो उत्साह भरे स्वर में बोला। धारा का मुस्कुराता हुआ चेहरा गंभीर हो गया। बीच बीच में कुणाल ऐसे ही कोई बात कह देता था और वो मन ही मन डर जाती थी। कुणाल के साथ वो क्या करने जा रही है, ये जानते हुए भी वो उसे चाहने लगा है। वो एक ढाल की तरह उसे इस्तेमाल करना चाहती है। कभी जब उसकी झूठी उम्मीदें साबित होंगी तो उसका दिल भी इन उम्मीदों के साथ टूट जाएगा। पता नहीं वो कुणाल के कहने में आकर ये सब करने को क्यों तैयार हो गई। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? वो फौरन समझ गया। नहीं, कुछ नहीं, वो झिझक गई। तो कुणाल बोला, परेशान मत हुआ करो धारा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो चुप रही तो कुणाल बोला, भानु और मिदुल काकू कैसे हैं? लास्ट टाइम बात हुई थी तो बता रहे थे अब पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। भानु भी खूब ध्यान रखता है उनका। भानु का जिक्र आते ही धारा खुश हो गई। भानु आजकल अपनी जिम्मेदारी खूब समझने लगा था। डॉक्टर मिदुल की तबीयत का देखते हुए वो उनका ज्यादा ध्यान रखता था। डाइट वगैरह भी देखता है उनकी। जरा भी बदपरहसी नहीं करने देता था। धारा मुस्कुराई। हाँ, दादा कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं। कह रहे थे कि मेरे खाने पीने पर रोक लगा दी है इसने। ठीक तो है, उल्टा सीधा खाने से हेल्थ पर असर पड़ेगा ना, कहकर वो भी हंस दिया। थोड़ा रुक कर धारा ने कहा कि उसे पढ़ना है और इस वजह से फोन बंद करने को कहा। चलो ठीक है, अब अपनी पढ़ाई करो तुम, मुझे भी कुछ काम है, उसने कहा और फोन काट दिया। धारा फोन हाथ में लिए थोड़ी देर खामोश बैठी रही। उसे कुणाल के लिए बुरा लग रहा था। वो उसके लिए कितना सोचता है, फिर भी वो बदले में कुछ नहीं दे सकती। इधर डॉक्टर के कैबिन में बैठे हुए रघुवीर सूर्यवंशी के मुंह पर निराशा साफ झलक रही थी। अरिजीत को बार बार पेट में ऐंठन और बेचैनी की शिकायत हो रही थी। यही नहीं, कई बार वो बिल्कुल पसीने में नहा जाता था। सर, मैंने आपसे कहा था कि उन्हें जिंदगी की तरफ मोड़ने की कोशिश करिए। इनको अकेला मत छोड़िए। अकेले रहेंगे तो इनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट होना मुश्किल है। डॉक्टर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। मिस्टर कौशिक, हम लोग हर तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। सब लोग साथ में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चिढ़ जाता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। डॉक्टर कौशिक बोले, थोड़ा पेशेंस रखिए, वो तो अस्वस्थ है। उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप लोग उनका परिवार हैं। आप ही उनको इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा माहौल बदलिए, उन्हें घर से बाहर निकलने दीजिए, किसी न किसी फंक्शन में ले जाइए, लोगों से मिलने जुलने के लिए एनकरेज करिए। रघुवीर साहब खामोश बैठे उनकी बातें सुनते रहे। देखिए सर, आप ये मान लीजिए कि जैसे कोई गड्ढे में गिर जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता है। बस यही सब करना है। अरिजीत को फिर से नॉर्मल करने के लिए जी जान से प्रयास करना होगा। अदरवाइज आई एम अफ्रेड हिज कंडीशन माइट वर्सन। मुश्किल बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब हिचकिचाते हुए बोले। रघुवीर साहब को बुरा लगा, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे थे। अरिजीत की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। थैंक्स डॉक्टर। वो उठ खड़े हुए। मैं इसे कहीं बाहर दिखाना चाहता हूँ। हो सका तो यूएसए ले जाकर दिखाऊंगा। काफ़ी समय हो चुका है, अभी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। वो बोले, ज़रूर दिखाइए सर। सेकेंड ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि ट्रीटमेंट कोई भी डॉक्टर यही बताएगा, लेकिन यहाँ से निकलेंगे तो उनका मन बदलेगा, ध्यान भी बदलेगा।
उनको इस माहौल से बाहर निकालने की जरूरत है। डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया। रघुवीर साहब खड़े हुए तो डॉक्टर भी उठकर खड़ा हो गया। रघुवीर साहब ने उनसे हाथ मिलाया और फिर अरिजीत से मुखातिब हुए। चलो अरिजीत, रघुवीर साहब ने कहा। अरिजीत वहीं पर ऐसे निर्विकार भाव से बैठा हुआ था कि जैसे उसके नहीं किसी और के बारे में बातें हो रही हों। रघुवीर साहब तड़प कर रह गए। उन्हें अरिजीत की हालत देखकर बहुत दुख होता है। घर पहुंचे तो पवित्रा जी और मुक्ता उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। रघुवीर साहब के चेहरे की मायूसी उनसे छुपी नहीं रह सकी। मुक्ता, अरिजीत को उसके कमरे में ले जाओ, रघुवीर साहब ने ठीले ठाले स्वर में कहा तो मुग्धा आगे बढ़ आई। आइए भाई, ऊपर चलते हैं, उसने उसके पास जाकर कहा। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? उन लोग के ऊपर जाते ही पवित्र जी उनके पास आ गई। क्या कहेगा डॉक्टर? वो पास में पड़े सोफे पर ठहर गए। निराशा की वजह से उनका मन खराब हो रहा था। हमारे एक गलत फैसले ने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो थके थके से बोले। ऐसा मत बोलिए, पवित्रा जीत तड़प उठी। अरे जीत बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, नहीं हुआ तो देश से बाहर ले जाएंगे। अरिजीत को ठीक होना ही पड़ेगा, वो अपनी मॉम को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। ऐसे हिम्मत मत हारिए, उन्होंने रघुवीर साहब के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए कहा। अपना ही मन उन्हें कचोट रहा था। किस बेदर्दी से उन्होंने अरिजीत का विरोध और उसके मन की भावनाएं कुचल दी थी। अब उन्हें पछतावा हो रहा था। धरधारा आज कुणाल से बातें करने के बाद काफी बेचैन रही। बार बार उसका मन उसे अरिजीत की तरफ खींच रहा था। पता नहीं क्यों आज उसकी इतनी याद क्यों आ रही थी। उसने अपनी किताबों के बीच तभी वो छोटी सी चिट्ठी निकाल ली और बार बार उसे पढ़ने लगी। मन कर रहा था कि दुनिया की परवाह किए बगैर जाकर अरिजीत के सीने से लग जाए। काश उसकी जिंदगी में भी विधाता ने थोड़ा सा सुख लिख दिया होता। अगर उन दोनों के बीच स्टेटस की इतनी बड़ी खाई नहीं होती तो शायद वो भी अरिजीत के प्यार का जवाब प्यार से दे पाती। लेकिन वो तो किसी और का पति है। रिया से उसने अपने मन से विवाह किया है, वरना कोई दबाव डालकर उसकी शादी थोड़े ही कर सकता है। उसने हाथ की पर्ची ली और किताब के बीच रखकर किताब को बेदर्दी से दूसरी तरफ सरका दिया। लेकिन फौरन ही उसे निकालकर अपने होठों से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके दिल में गहरे तक बसा अरिजीत और उसके लिए धारा का मासूम प्यार कोई खरोच कर निकालना भी चाहे तो नहीं निकाल सकता। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई, लेकिन दिल की टीस खत्म नहीं हुई। इधर रघुवीर साहब अभी तक तो यही सोचते थे कि अरिजीत धीरे धीरे ही सही अपनी पहले वाली हालत में लौट आएगा। फिर इधर वो व्यस्त भी बहुत रहे। सारा काम ही उनके कंधों पर पड़ गया था। बाहर जाने और फैक्ट्री में बिजी रहने की वजह से ही वो घर पर ध्यान नहीं दे सके, वरना रिया इतनी मनमानी नहीं कर पाती। पवित्रा जी की दी हुई छूट का भरपूर फायदा उठाकर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। लेकिन जो कुछ हुआ था उसमें उनके बेटे को हद से ज्यादा सहना पड़ा था। अब उन्होंने फैक्ट्री की चिंता छोड़कर अरिजीत के स्वास्थ्य पर ध्यान देने का निर्णय लिया। उन्होंने सोच लिया था कि अब वो पूरा ध्यान अपने बेटे पर देंगे। फैक्ट्री मैनेजर संभाल लेगा और अगर थोड़ा बहुत लॉस होता भी है तो वो उनके बेटे से बढ़कर नहीं है। उन्होंने अपने संपर्क से अच्छे डॉक्टर से बात की और 2-3 जगह अरिजीत को लेकर भी गए। अधिकतर सभी डॉक्टर्स ने उन्हें वही सब कहा जो उनके डॉक्टर कौशिक ने बताया था। कबीर इन दिनों पुणे में काम कर रहा था। उसको सरकार की तरफ से एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रयोगशाला में काम करने का अवसर मिला था। एक दिन कबीर ने बातों बातों में मुक्ता से अरिजीत को मुंबई के एक डॉक्टर के बारे में बताया और कहा कि अगर अंकल बिजी है तो वो खुद आकर अरिजीत को दिखा सकता है। मुग्धा ने अपने बाबा को बताया तो उन्होंने यही कहा कि अभी इस समय उनके लिए उनके बच्चों से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए वो खुद अरिजीत के साथ जाकर डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। 2-4 दिन में ही अरिजीत को मुंबई ले जाकर दिखाने का प्रोग्राम पक्का हो गया। कबीर ने मुग्धा से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही पापा और अरिजीत मुंबई पहुंच जाएंगे वो भी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर उन लोगों के पास पहुंच जाएगा।
रघुवीर साहब को फैक्ट्री की चिंता तो नहीं थी, लेकिन वो पवित्रा जी और मुग्धा को अकेले छोड़कर भी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन कबीर ने उन्हें फोन करके आश्वस्त किया कि वो मुंबई पहुंच जाएगा। इसलिए मुग्धा और पवित्रा जी को मून पैलेस छोड़कर रघुवीर साहब और अरिजीत फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंच गए। उनका रूम पहले से बुक था, तो वो सीधे होटल ही पहुंच गए। नई जगह पहुंचकर भी अरिजीत पर कोई असर नहीं हुआ था। वो पहले की तरह विरक्त सा अपने बेड पर ही पड़ा रहा। रघुवीर साहब ने उसे आग्रह करके खाना खिलाया। खाना काफी अच्छा था, लेकिन अरिजीत बेमन से थोड़ा बहुत खाकर फिर गुमसुम सा रघुवीर साहब द्वारा चलाए गए टीवी पर आंखें गाड़े बैठा रहा। कबीर अगले दिन सुबह आने वाला था और उनके साथ डॉक्टर के पास जाने वाला था। रघुवीर साहब के पहुंचते ही उसका फोन चला आया था। उसका इस तरह केयर करना रघुवीर साहब के दिल को छू गया था। वो अपने क्षेत्र की फेमस पर्सनैलिटी था और काफी व्यस्त रहता था, लेकिन अपना फर्ज बखूबी समझता था। अगले दिन सुबह सुबह रघुवीर साहब अभी तैयार भी नहीं हुए थे कि कबीर उनके होटल पहुंच गया। वो पता नहीं कितनी जल्दी निकल पड़ा था। ब्रेकफास्ट तो नहीं किया होगा? रघुवीर साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपके साथ ही कर लूंगा, कहकर वो भी हंस दिया। रघुवीर साहब ने बहुत प्यार से उसके कंधे पर थपकी दी। थोड़े ही दिनों में कबीर उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा था। वो बहुत ही परिपक्व और सरल स्वभाव का बंदा था। इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करने के बावजूद उसके चेहरे पर कभी अहम नहीं झलकता था। वैसे भी अरिजीत को डॉक्टर को दिखाने के लिए वो अपने कई आवश्यक काम छोड़कर चला आया था। रघुवीर साहब को अरिजीत को तैयार करने में काफी वक्त लग गया। वो बहुत मुश्किल से तैयार हुआ। कबीर से मिलकर ना तो उसने हैरानी दिखाई ना ही खुशी। मुंबई में जिस डॉक्टर को उन्होंने दिखाया वो महाराष्ट्र की सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में काम करते थे और वर्ल्ड फेमस मनोवैज्ञानिक थे। उनका नाम अखिल कुलकर्णी था। उन्होंने खूब सारा समय देकर अरिजीत को देखा, उससे देर तक बातचीत की और फिर रघुवीर सूर्यवंशी जी और कबीर से भी बात की। उन्होंने भी यही कहा कि अरिजीत किसी मेंटल शॉक की वजह से अपने अंदर धीरे धीरे जीने की इच्छा खो बैठा है। उसे ठीक होने के लिए दूसरों की कोशिश से ज्यादा अपनी मनोस्थिति बदलने की जरूरत है। अगर वो ऐसे ही निराश और टूटा हुआ रहेगा तो और लोग कितनी भी कोशिश कर लें, उसके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होना मुश्किल है। अरिजीत में जीने की चाह पैदा करनी होगी। इसके पहले तो उसे उसके पुराने त्रासद वातावरण से निकालना होगा और उसे ऐसे किसी काम में लगाना होगा जिसमें वो खुशी महसूस कर सके। थोड़े दिन इनको इनके फैमिली एनवायरनमेंट से हटाकर दूर रखिए और सोचिए कि इन्हें किन कामों में इन्वॉल्व रखा जा सकता है। जितना इनका दिमाग इधर उधर व्यस्त रहेगा उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर अखिल कुलकर्णी ने आगे कहा, और जहाँ तक मेडिकेशन का सवाल है, आप लोग तो जानते ही हैं कि केवल दवाओं से कुछ नहीं होता। इन्हें अपना मन बदलने की जरूरत है, तभी दवाइयाँ भी फायदा करेंगी। रघुवीर साहब डॉक्टर साहब की बातों से सहमत थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि अपने इकलौते बेटे को कहीं भी अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। न चाहते हुए भी उन्हें अरिजीत के टूटे वैवाहिक रिश्ते के बारे में डॉक्टर को बताना पड़ा, क्योंकि अरिजीत की मानसिक हालत से डॉक्टर को अनभिज्ञ रखना भी सही नहीं था। देखिए, सिर्फ रिश्ता टूटने की वजह से इनकी ऐसी हालत नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक ये अपने मन को दबाते रहे हैं। अपनी इच्छाएं दबाकर जीना इतना आसान नहीं होता। अपने मन के विपरीत बहुत समय तक चलने से इंसान अंदर ही अंदर टूट जाता है, और ये काफी लंबे समय से चल रहा है। जब सब इकट्ठा हो गया इनके मन पर, तो उन चीजों का बुरा असर पड़ता रह गया। मुझे इनकी बातों से यही समझ आया है, ज्यादा रोक टोक मत करिए, लेकिन इन्हें उस उदासीनता से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। उन्हें यह भी महसूस नहीं होना चाहिए कि आप लोग उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव डाल रहे हैं। दैट्स ऑल। जी डॉक्टर साहब, थैंक्स। रघुवीर साहब अरिजीत को लेकर बाहर निकल आए। कबीर ने 2 मिनट तक रुककर डॉक्टर से कुछ पूछा और फिर वो भी उनके पीछे चल दिया। वापस जाते समय कबीर रघुवीर साहब को जोर डालकर समुद्र के किनारे ले गया। वो अरिजीत का ध्यान बटाना चाहता था, लेकिन अरिजीत गुमसुम सा बैठा रहा। उन्हें होटल छोड़कर कबीर ने वापस जाना चाहा तो रघुवीर साहब ने उसे लंच के लिए रोक लिया।
रघुवीर साहब तो लंच अपने रूम में ही मंगवाना चाहते थे, लेकिन कबीर उन्हें नीचे डाइनिंग हॉल में ले गया। काफी सारे लोग वहां पर मौजूद थे और किसी किसी की तो लंच के साथ ही मीटिंग भी चल रही थी। उनके पड़ोस में एक फैमिली अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हुए थे। उनमें से एक बच्चा बैलून लिए हुए था। अचानक उसके हाथ से बैलून छूटा और हवा में तैरता हुआ उनकी टेबल की तरफ आ गया। अरिजीत के हाथ बैलून की डोरी आई तो उसने उसे पकड़ लिया। इतने में वो बच्चा आया और अरिजीत के हाथ से बैलून लेकर थैंक यू अंकल कहता हुआ वापस अपनी टेबल पर चला गया। कबीर को ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे के थैंक यू अंकल कहने पर अरिजीत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर ये उसे अपना भ्रम लगा। अरिजीत का चेहरा तो अभी भी किसी भाव से रहित था। सबके साथ होते हुए भी वो पता नहीं कहाँ खोया हुआ था। इधर धारा के फाइनल्स एग्जाम्स निमटते ही वो दार्जिलिंग के लिए निकल गई थी। डॉक्टर मिदुल की तबीयत फिर थोड़ी ढीली चल रही थी। भानु ने उसे बताया तो उसने बिना कुछ सोचे अगले ही दिन घर जाने का फैसला कर लिया। कुणाल भी धारा के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन की डेट निकलवा ली थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी लगकर सारे काम पूरे कर लेना चाहता था। आजकल तो डॉक्टर मिदुल भी उसके ही कामों में उलझे हुए थे। अपने घर पहुंचकर और भानु को अपने गले लगाकर उसे बहुत सुकून मिला। दादा, आप कितने कमजोर हो गए हैं, खाना वगैरह नहीं खाते हैं क्या? वो डॉक्टर मिदुल को देखते ही गुस्सा होने लगी तो डॉक्टर मिदुल बोले, अरे बाबा, कितना कुछ तो खाता हूँ, ये क्या छोड़ता है मुझे, पूछो भानु से। दादा, ये खाओ, ये हेल्दी है, ये मत खाइए दादा, नुकसान करेगा। उन्होंने हो बहू भानु की नकल उतार कर रख दी। मैं कहता तो हूँ, लेकिन आप मानते कहाँ हैं। मैं स्कूल चला जाता हूँ तो जानकी दी को डांट लगा देते हैं। भानु शरारत से बोला, बड़ी तेरी जानकी दी डांट सुन रही है मेरी। वो मुंह फुलाकर बोले। गोस्वामी दादा को उनकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर हंसी आ रही थी। जानकी अलग अपना पल्लू मुंह पर लगाकर हंस रही थी। डॉक्टर मिदुल बोले, अच्छा चलो, इतनी दूर से मेरी बेटी आई है, कुछ खिलाओ पिलाओ उसे। जानकी बढ़िया सी कॉफी बना कर लाओ। उन्होंने मौका पाते ही बात बदल दी। कुणाल का फोन आ रहा था। उसने ये पूछने के लिए फोन किया था कि वो घर पहुंच गए कि नहीं। धारा ने फोन रिसीव कर उसे बता दिया कि वो ठीक ठाक पहुंच गई है और फुर्सत मिलते ही सबसे उसकी बात करवाएगी। अंकल, अगर आप माइंड ना करें तो कुछ सजेस्ट करूं आपको। कबीर अब वापस लौट रहा था। जाते समय रघुवीर साहब उसे होटल की लॉबी तक छोड़ने आए थे। दोपहर बाद उनकी भी वापसी की फ्लाइट थी। अरे बेटा, मुझसे कुछ भी कह सकते हो आप, क्यों संकोच कर रहे हो? रघुवीर साहब ने प्यार भरे स्वर में कहा। अरिजीत भाई को थोड़े दिन के लिए घर से हटाकर कहीं और भेज दीजिए। हो सके तो उन्हें कुछ काम करने का मौका दीजिए, जिससे बेशक वो थके नहीं पर उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। वो बोला, हम्म, चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन यूं अकेले इस हालत में कहाँ भेजे और कैसे? कबीर बोला, सोचते हैं इस बारे में। आप भी सोचिएगा कि ऐसी कोई जगह है जहां अरिजीत आराम से रह सके। मैं पहुंचकर आपको फोन करूंगा। अब 7 बजे तक तो घर पहुंच ही जाएंगे। रघुवीर साहब बोले, हाँ, उससे पहले ही पहुंच जाएंगे। कबीर बोला, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। उसने उनके पैर छुए और बाहर निकल गया। रघुवीर साहब अंदर चले आए। रूम में आकर देखा तो अरिजीत बेखबर होकर सो रहा था। वो उसी के पास बैठ गए और प्यार से उसके माथे पर बिखरे बाल हटाने लगे। कबीर जाते ही काम में व्यस्त हो गया। वो वैसे भी बहुत बड़े सरकारी संस्थान में काम करता था और बड़ी जिम्मेदारी के पद पर था। काफी देर से उसने मुग्धा को फोन किया। तब तक अरिजीत और रघुवीर साहब मून पैलेस पहुंच गए थे और थके होने की वजह से डिनर करके सो चुके थे। कबीर बोला, अंकल ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा कि डॉक्टर कुलकर्णी ने क्या कहा। हाँ, बताया तो, लेकिन भाई को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो खाना भी नहीं खाना चाहते हैं, उनसे क्या काम करवाया जाएगा? मुग्धा ने परेशान होकर कहा। मुग्धा, तुम्हारे भाई से उनकी इच्छा के विपरीत कुछ भी करवाना उनकी बीमारी को और बढ़ाना होगा। काम ऐसा होना चाहिए कि वो अपने मन से आगे आए, उनमें काम करने की इच्छा जागे। उसने समझाया तो मुग्धा बोली, लेकिन मैं बता तो रही हूँ, वो अपने आप का ही ध्यान नहीं रखते तो काम कैसे करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा मुग्धा, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हम लोग। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा।
कोई तो ऐसा होगा जिसकी बात अरिजीत सुन लेता हो। उसने मुग्धा से पूछा तो मुग्धा बोली, हाँ, मॉम की बात ही सबसे ज्यादा मानते थे, लेकिन वो तो पहले की बात है। अब तो किसी पर भी ध्यान नहीं है उनका। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अरिजीत को छोटे बच्चों से लगाव है। कबीर कुछ सोचते हुए बोला। फिर उसने मुग्धा को बैलून वाले बच्चे के बारे में बताया। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो उस छोटे बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहा था। वैसे तो घर में कोई छोटा बच्चा ऐसे कभी भाई से मिला नहीं, लेकिन वो तो पहले सभी की केयर करते थे। अब पता नहीं क्यों हर चीज से बेजार हो गए हैं। मुग्धा ने उदास होकर कहा। चलो परेशान मत हो, जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, इतना मत सोचो। कबीर ने दिलासा दिया। पता नहीं भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो तो हमेशा सबके साथ बहुत अच्छे रहते थे। मुग्धा फपक पड़ी। मुग्धा, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। हम लोग मिलकर अरिजीत को ठीक कर लेंगे। अब सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। गुड नाइट, उसने प्यार भरी आवाज में कहा। मुग्धा का दिल भारी हो रहा था। उसने फोन काट दिया और गहरी सांस लेकर अपने बेड पर लेट गई। कोलाड बहुत ही सुरम्य स्थान था। वो कोई बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नहीं था, इसलिए टूरिस्ट भी वहाँ कम ही आते थे, लेकिन हरियाली से भरपूर वो जगह काफी सुंदर थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का वो छोटा सा गांव कुंडलिका नदी के किनारे बसा हुआ था, जहाँ कई सारे प्राचीन काल के बने हुए किले भी थे। राफ्टिंग के शौकीन लोग वहाँ रिवर राफ्टिंग भी करने चले आते, लेकिन अधिकतर शाम ढलने के बाद वो जगह सूनी हो जाती थी। कबीर कोलाड का ही रहने वाला है और यहीं पर उसका घर है। उसी जगह कोलाड में कुणाल का हॉस्पिटल बनकर लगभग तैयार ही हो गया था। कुणाल तो सीधी सादी छोटी सी पूजा करवाकर हॉस्पिटल की शुरुआत कर लेना चाहता था, लेकिन उसके बाबा और काकू चाहते थे कि किसी मंत्री वगैरह से हॉस्पिटल का उद्घाटन करवा लिया जाए, जिससे हॉस्पिटल को अखबारों और टीवी चैनल में कवरेज मिल जाएगी। वो लोग भी गलत नहीं थे। इस तरह से पब्लिक में हॉस्पिटल का प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपनी सुविधा और काम के लिए स्थापित होने में तो समय लगता ही है। सब लोगों से बात करके एक शुभ मुहूर्त में सुबह को मंत्री जी द्वारा उद्घाटन समारोह और पूजा के बाद जलपान का कार्यक्रम बना लिया गया। 2 दिन पहले ही थारा भानु और डॉक्टर मिदुल कोलाड के लिए रवाना हो गए। इस बार उनके साथ गोस्वामी दादा भी थे। कुणाल का हॉस्पिटल गांव की आबादी के बीचों बीच था, जिसकी वजह से वहां पहुंचना और भी सुविधाजनक था। उद्घाटन समारोह के लिए हॉस्पिटल को फूलों की लड़ियों और चमकती लाइट से सजाया गया था। धारा और कुणाल की माँ और काकी सुबह ही वहां पहुंच गए थे। अभी हॉस्पिटल में स्टाफ काफी कम था, इसलिए पूजा की तैयारियों का भार उन्हीं लोगों के ऊपर था। फिर मंत्री जी के समय के हिसाब से ही सब कुछ एडजस्ट करके चलना था। कुणाल तो इतना व्यस्त था कि उसे धारा और भानु से बात करने का समय भी नहीं मिला था। वो चाहता था कि इस कार्यक्रम में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए लगातार भाग दौड़ कर रहा था। आखिर में गृह मंत्री अपने नियत समय से पौन घंटा देरी से पहुंचे और अपनी देरी के लिए माफी मांगते हुए उन्होंने हॉस्पिटल का रिबन काटा। मुश्किल से 5 मिनट वो पूजा में शामिल हुए और फिर हाथ जोड़ते हुए उठ गए। सही भी था, वो बहुत ही व्यस्त रहते थे। उनके जाने के बाद कहीं ढंग से उनका समारोह शुरू हो पाया। पहले तो पूर्ण विधि विधान से पूजा संपन्न हुई और फिर आमंत्रित मेहमानों के खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ। कुणाल की माँ और काकी धारा को हर काम में आगे रख रही थी। उन्होंने उसे अपने सारे रिश्तेदारों और मेहमानों से मिलाया। भानु भी दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। ये देखकर धारा को बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर मिदुल तो यहाँ आकर वैसे भी मगन हो जाते थे। कुणाल ने धारा को बहुत लोगों से मिलवाया। उसके कुलीग और कई सारे दोस्त भी थे। जिस हॉस्पिटल में वो काम करता था वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स भी आए थे। सबने कुणाल को खूब शुभकामनाएं और बधाई दी। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि सारा कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। लेकिन सब कुछ निपटते निपटते शाम हो गई। भानु भी अब थक गया था। वो धारा के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर में कुणाल भी उसके पास आ गया। कुणाल बोला, भानु तुमने ठीक से खाया कि नहीं? उसने उसके संवरे हुए बाल बिगाड़ दिए। अरे रे! उसने अपने हाथ से अपने बाल संवारे, लेकिन कुणाल भी शरारत के मूड में था। उसने भानु के बाल फिर बिखरा दिए। धारा हंस दी तो भानु भी हंसने लगा। कुणाल बोला,
चलो जयंत, थोड़ा सा काम और रह गया है, उसे निपटा कर फिर आराम करेंगे। कल मैं तुम्हें रिवर राफ्टिंग के लिए ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। धारा एकदम से घबरा कर बोल पड़ी तो कुणाल बोला, अरे बिल्कुल सेफ है, घबराओ मत, मैं भी तो रहूंगा साथ में। वो हंस पड़ा कहकर। वो बोली, नहीं प्लीज, मैं भानु को नहीं भेजूंगी। आप समझिए, बिना बात इतना रिस्क क्यों लेना है, मुझे बहुत डर लगता है। वो वाकई घबरा गई थी। क्या दीदी, जाने दो ना, मुझे तो बहुत मजा आएगा, भानु ने आग्रह करते हुए कहा। नहीं बेटा, कहीं और घूमने चलेंगे, राफ्टिंग नहीं। धारा गंभीर हो गई। और मैं बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूंगा, फिर भी मना करोगी क्या? वो तनिक चिढ़कर बोला तो धारा बोली, तुम्हें आर्मी में क्यों जाना है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना, दादा की तरह डॉक्टर बन जाना, बहुत सारे क्षेत्र हैं। क्यों, मैं तो अपने बाबा की तरह आर्मी में जाऊंगा। वो मुंह फुलाकर बोला। अरे अच्छा छोड़ो, कल की कल देखेंगे, चलो अब घर चलते हैं, बहुत थकान हो गई आज तो। कुणाल उठता हुआ बोला। धारा, इधर आना। डॉक्टर मिदुल ने उसे पुकारा तो वो आई दादा कहकर उनकी तरफ चली गई। जाते ही भानु ने पूछ लिया, कल चलेंगे ना रिवर राफ्टिंग के लिए? नहीं भानु, तुम्हारी दीदी ने मना कर दिया, अब तो नहीं जा पाएंगे। वो जिधर धारा गई थी उधर ही देखता हुआ बोला। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें और अच्छी जगह ले चलूंगा, ओके? भानु ने मायूसी से हाँ में सिर हिलाया। कुणाल भी उठ गया और बाकी बचा हुआ काम देखने लगा। उसके बाबा ने इशारा किया तो उसने अपनी माँ के स्टाफ के लोगों को गिफ्ट देने की शुरुआत करने को कहा। स्टाफ के जाते ही वो लोग भी 2-3 कारों में भरकर घर के लिए चल दिए। सभी लोग काफी थक गए थे। घर पहुंचकर कुणाल उन लोगों को होटल छोड़ने चला गया। उस समय सुबह के 7 बज रहे थे जब मुग्धा का फोन बजने लगा। इतनी सुबह किसका फोन आ गया? ऑटो में बुदबुदाती वो उठकर अपना फोन देखने लगी। अरे इतनी सुबह, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? स्क्रीन पर कबीर का नंबर देखकर वो हैरान हुई। क्यों, क्या सौदे से उठा दिया मैंने? 7 बज चुकी हैं, मैंने सोचा उठ गई होगी। कबीर ने कहा। हाँ उठ गई थी, एक्सरसाइज कर रही थी, उसने बताया। लेकिन आप बताओ, आपने इतनी सुबह कैसे फोन कर लिया? आपको तो तैयार होकर निकलने का समय है ये, इस समय कैसे फोन कर लिया? कबीर बोला। मुग्धा, मैंने फोन इसलिए किया था कि कल अंकल से अरिजीत भाई की तबीयत के बारे में कुछ डिस्कस किया था। मेरी नानी एक किंडरगार्टन स्कूल चलाती है, यही कोलाड में है। क्यों ना हम अरिजीत को थोड़े दिन यही भेज दें, छोटे छोटे बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाएगा तो उसका मन भी बदल जाएगा। मुग्धा बोली। ओह अच्छा, लेकिन वहाँ उस जगह वो कैसे रहेंगे? आई मीन बिना किसी सुविधा के और शहर से दूर। वो सोच सोच कर बोल रही थी। कोई गांव थोड़ी है ये, मतलब अच्छा डेवलप्ड गांव है, सब तरह की सुविधाएं हैं यहाँ। फिर मेरे पेरेंट्स और नानी भी है उसकी देखभाल के लिए। अपने परिवेश से बाहर निकलेगा तभी तो मन बदलेगा उसका। मुग्धा अरिजीत को अकेले छोड़ने के नाम पर ही घबरा गई। नहीं नहीं, बाबा नहीं मानेंगे, फिर पत्नी भाई ऐसी जगह रह भी पाएंगे या नहीं? मेरे ख्याल से तो ये आइडिया ड्रॉप ही कर दो आप। पहले एक बार बात तो करो अंकल से, कबीर ने जोर देकर कहा। बात तो कर लूंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि मॉम और बाबा भाई को ऐसे भेजने के लिए तैयार होंगे। कबीर बोला। ओके, अभी तो मुझे तैयार होना है, तुम एक बार बात करके देखना अंकल से, मैं शाम को फोन करूंगा। ओके टेक केयर, कहकर उसने फोन काट दिया। मुग्धा ने फोन रख तो दिया, लेकिन वो उन्हीं ख्यालों में उलझ गई। मॉम तो भाई को घर तक में अकेला नहीं छोड़ना चाहती हैं, फिर इतनी दूर भेजने को कैसे तैयार होंगी? वैसे भी अगर इतनी दूर भाई की तबीयत बिगड़ी तो फिर कौन संभालेगा? ये कबीर भी बिल्कुल असंभव सी बात करने लगे हैं। लेकिन सुबह जब ब्रेकफास्ट करते हुए उसने कबीर की बात छेड़ी तो बाबा को चुप रहकर सोचते देखकर वो जरा हैरान हुई। मॉम ने तो जैसा कि उसने सोचा था फौरन मना कर दिया। मुझे लगता है कि कबीर ने कुछ ऑब्जर्व करके ही ऐसा कहा होगा। लेकिन अरिजीत को अकेले छोड़ना पॉसिबल नहीं है, उसे संभालने के लिए किसी का होना बहुत जरूरी है, रघुवीर साहब ने कहा। तो पवित्रा जी ने उन्हें टोक दिया। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी इतनी दूर नहीं भेजूंगी। पवित्रा, आप ये तो चाहती हैं ना कि अरिजीत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए? वह गंभीर भाव से बोले। पवित्रा जी बोली। हाँ चाहती तो हूँ, पर ऐसे उसे इतनी दूर भेजने के पक्ष में नहीं हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। रघुवीर साहब विवश भाव से बोले। मॉम, मैं भाई के साथ चली जाती हूँ, उनका ध्यान रखूंगी, मुक्ता ने कहा।
तुम अकेले कैसे उसे संभाल पाओगी? देखा तो है कि जब उसकी तबीयत खराब होती है तो कैसा हो जाता है वो। रघुवीर साहब बोले, अभी एकदम से तो कोई फैसला नहीं होगा, सोचते हैं, हर पहलू पर विचार करेंगे तभी कोई स्टेप लेंगे। रघुवीर साहब का नाश्ता हो गया तो उठ गए। मैं निकलता हूँ अब, फैक्ट्री में कुछ और अपॉइंटमेंट्स करने हैं। अगर मैं कहीं व्यस्त हूँ तो काम रुके नहीं। क्यों? वैभव है तो, पवित्रा जी ने कहा। तो रघुवीर साहब बोले, एक इंसान के बस का काम नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे जिससे काम सुगमता से हो सके। चलो शाम को मिलते हैं, कहकर वो बाहर निकल गए। सुरेश मुस्तैद खड़ा हुआ था, उसने फौरन कार का दरवाजा खोल दिया। तुम्हारे पापा कबीर की बहुत तारीफ कर रहे थे, पवित्रा जी ने टोस्ट पर बटर लगाती मुग्धा की तरफ देखते हुए कहा। मुग्धा खामोशी से अपना काम करती रही। अपनी मॉम की बात पर कैसे रिएक्ट करे समझ नहीं आया। कह रहे थे बहुत ही सुलझा हुआ और शानदार इंसान है। तुमने उनका वो गांव वाला घर देखा है? उन्होंने पूछा तो मुग्धा बोली, नहीं मॉम। वो धीरे धीरे अपना टोस्ट कुतर रही थी। पता नहीं कहाँ गलती हो गई। अरिजीत की हालत देखकर बहुत दिल दुखता है मेरा। वो धीरे धीरे जैसे खुद से कह रही थी। अपने आप को दोष मत दीजिए मॉम, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। मुग्धा ने उनकी भीगी आंखें देखकर कहा तो पवित्रा जी बोली, मेरी वजह से वो इस हाल में है। उसे बोलने ही कब दिया मैंने? दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी औलाद को खुद से दूर कर दिया। वो सिसकने लगी थी। माँ, मुग्धा उनके पास आ बैठी। आप जैसी स्ट्रांग महिला को ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप तो हमारी हिम्मत है, आप ही ऐसा करेंगे तो हम लोगों को कौन संभालेगा? वो उनके गले में बाहें डालकर उन्हें तसल्ली देने लगी। शुरू से उसने देखा है कि उसकी मॉम आसानी से हिम्मत नहीं हारती हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। अब उन्हें इस तरह लाचार पड़ते देखकर उसके दिल को कुछ होने लगा। अरिजीत तो अस्वस्थ था ही, अगर अब वो भी हिम्मत हार जाती तो उन लोगों को तो सब कुछ संभालना भी मुश्किल हो जाता। शाम को जब रघुवीर साहब आए तो वो कबीर की बात पर लगभग सहमत हो गए थे। मुग्धा को बहुत हैरत हुई कि वो इतने ही दिनों में कितना भरोसा करने लगे हैं उस पर। लेकिन रघुवीर साहब मन ही मन बहुत डरे हुए थे। डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अगर अरिजीत इसी तरह से अपने आप को अकेला करता रहा और उसकी हालत बिगड़ी तो फिर उसे रिहेबिलिटेशन में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्यूट डिप्रेशन में वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। वैसे भी वो अब दिन भर अकेला ही रहने की कोशिश करता था। किसी के साथ बैठना उसे पसंद नहीं था। अधिकतर अपना खाना वो अपने बेडरूम में ही मंगवाना चाहता था और एक खाना ऐसे ही पड़ा रहता था। रघुवीर साहब ने सोच लिया था कि अरिजीत को भेजने से पहले वो वहाँ उसकी सुविधा के हिसाब से कुछ अरेंजमेंट्स करवाएंगे। उसके रहने के लिए एक सुविधा संपन्न घर का बंदोबस्त भी करना था। इसी सिलसिले में उन्होंने कबीर से बात की। उन्होंने अरिजीत के साथ अपने विश्वास पात्र ड्राइवर पवन को गाड़ी सहित वहीं रहने को पूछ लिया। कबीर के पेरेंट्स पर वो किसी तरह का अतिरिक्त भार नहीं डालना चाहते थे। कभी अरिजीत को जरूरत पड़े तो एक जाना पहचाना इंसान उसे संभालने के लिए होना ही चाहिए। 2 हफ्ते बाद ही अरिजीत को साथ लेकर रघुवीर साहब, पवित्रा और मुक्ता कोलाड पहुंच गए। पवन कार के साथ सड़क मार्ग से आने वाला था। अरिजीत के लिए जो कॉटेज उन्होंने लिया था वो कबीर के पेरेंट्स के घर के बेहद नजदीक था और उसके पेरेंट्स के घर से लगा हुआ छोटा सा स्कूल था जिसमें मुश्किल से 250-300 बच्चे थे। आगे क्या होगा? तो क्या नियति ने अरिजीत को धारा से मिलाने के लिए कोलाड भेजा है? कैसे होगी धारा और अरिजीत की पहली मुलाकात? क्या और कोई अनहोनी अरिजीत के साथ होने वाली है? कुणाल धारा और अरिजीत को साथ देखकर क्या करेगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।